तो वेल आप सबका फिर से स्वागत है हमारे तीसरा ही शिफ्ट है ना। यस बिल्कुल, एसएससी सीएचएसएल 2024 जो जुलाई में एग्जामिनेशन हुआ है तो फर्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, और उसका थर्ड शिफ्ट है, एक शिफ्ट और इसमें रहेगा। इसी तरीके से टोटल 36 सेट्स का डिस्कशन हम लोगों को करना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है और लिखा क्या गया है ये जो फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई एरर है इन इट्स टेंस, मतलब कि आपको ये बता दिया गया है कि एरर जो होगा उसका फाइंड क्या करना है, टेंस के आसपास ही आपको दिमाग लगाना है, आपको किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस पे फोकस करने की बात नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द एरर एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। सो यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस और आपको बताना है कि कहाँ क्या है, नहीं है। आइडेंटिफाई एरर कीजिए और सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आप एरर फाइंड करिए और कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा उसका आंसर बताइए, यही यहाँ पे बताया गया, ठीक है भाई। तो आ जाइए हम लोग चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है, इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउ यू टू गो। अब दो चीज समझिए, मैंने आपको अभी पिछले क्लास में भी बताया था कि कंडीशनल जो होता है, क्या होता है, कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस किससे स्टार्ट है बाबू, बहुत सारे वर्ड होते हैं लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इफ की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और इफ के साथ स्ट्रक्चर यहां पे जो आप देख रहे हैं, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां यू हैड अप्राइज्ड, मतलब हैड के साथ V3 आया। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। इसका मतलब होता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट की, मोर पास्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और जब मोर पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लॉज में क्या करेंगे, बात समझिएगा। नेक्स्ट क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लॉज में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद या तो जरूरत के हिसाब से वुड का यूज करेंगे या फिर हम कुड का यूज करेंगे। इसके बाद हैव, और हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल जो यूज होता है दैट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। तो ऐसा कंडीशन है और ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। अच्छा, एक बात और यहां ध्यान रखना, एक बात ये ध्यान रखने की है कि ये जो पूरा का पूरा तुम फॉर्मेट जो देख रहे हो इसके जगह पे, मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 के जगह पे आप सीधा सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। तो ये जब चीजें आपको समझ में आ गई कि यहां पे इस तरीके से भी क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इफ यू कैन अप्राइज मी। अब यहां कैन का यूज नहीं करेंगे, हैड के साथ अप्राइज्ड मी है, आपको क्या करना है कि वुड हैव, और हैव के साथ यहाँ पे V3 करना अलाउड। तो यहाँ भी क्या है, वुड हैव अलाउड लिखा है, यहाँ भी वुड हैव अलाउड लिखा है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ से हैड गायब हो गया, यहाँ तो हैड अप्राइज्ड है लेकिन वुड अलाउड है, ये भी गड़बड़ हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी में यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एरर की बात की जा रही है, आपको आइडेंटिफाई करना है, 4 ऑप्शंस दिए गए। क्लियर हो गया। हर्मित इज नॉट इनोसेंट सच एज उदय। एक बात समझो, जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात होती है, किस चीज की बात हो रही है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 तरीके का डिग्री होता है। तो यहां बात हो रही है पॉजिटिव डिग्री, किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव डिग्री, पीडी। पॉजिटिव डिग्री का एक बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, सो या फिर क्या रहेगा, एज। ऐसे करो, मैं थोड़ा नेगेटिव पहले नहीं लेता हूं, मैंने कहा एज की बात करेंगे, प्लस होगा, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री होगा और फिर हम किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में इस एज के जगह पे हम सो का यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अब यहां ये देखना है कि पॉजिटिव डिग्री, तो इनोसेंट की बात करते हैं तो ये अपने आप में कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। तो हमें समझना है कि अच्छा ये मोर इनोसेंट होता है, मोस्ट इनोसेंट होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम स्ट्रक्चर खोजते हैं। यहां ये गड़बड़ हो गया, कंपैरिजन उदय से हो रहा है, तो उस केस में हरमित इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय। लग रहा है कि ये होगा क्योंकि मच को हम एज और एज के बीच में नहीं रखेंगे, इनोसेंट को रखना होगा। क्लियर हो गया। यहां पे नॉट, ही इज नॉट एज इनोसेंट। अब यहां पे जब एज आ गया तो मोर का यूज नहीं, दैन का यूज नहीं करेंगे। सो एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। आगे बढ़ते हमारे सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा क्या गया, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे आर्टिकल्स का जो यूज है वो प्रॉपर वे में किया गया है। ओके, इफ यू आर एबल टू फाइंड द राइट आंसर दैट मीन्स आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर को देखते हैं क्या हो जाएगा।
शी केप्ट एन लॉट ऑफ। चलो इसको बताने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। याद रखना, ए लॉट ऑफ, क्या मैंने कहा, या फिर लॉट्स ऑफ, इसी दो फॉर्मेट का यूज किया जाता है। अ लॉट ऑफ का यूज किया जाता है या फिर लॉट्स ऑफ का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया है? कंडीशन क्या है कि इस दोनों के साथ दो तरीके के नाउन आते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया बाबू? इस कंडीशन में कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि जो एक को दिखाए और काउंटेबल भी हो, उसके लिए हम इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है सारे लोगों को? ये ध्यान रखना है। अब ऐसी बात है तो एन का यूज नहीं करेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया। द लॉट का यूज नहीं करेंगे, ये भी गड़बड़ हो गया। अच्छा, लॉट्स ऑफ होता है तो यहां ये अकेले है, ए नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, तीसरा का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब पूरा देख लो, शी केप्ट, यहां पे देखो क्या लिखा है, ए लॉट ऑफ रूल्स इन हर लाइफ ड्यू टू विच शी इज फ्लोरिशिंग टुडे। उसने अपने लाइफ में क्या रखा है? बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस रखे हैं। हाँ, तो हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है। ठीक है, बट स्मूथ नहीं है सर, वो रबर है ना, तो चलेगा नहीं सही से, हाँ स्लिप नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू फाइंड द एरर पार्ट। इसमें से आपको एरर करना है। द प्रोजेक्ट वॉज कॉम्प्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। अब ये जब सेंटेंस तुम्हारे सामने आ जाता है तो यहां भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन की ही बात आती है। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है, एक बात समझो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक चीज हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में बातें क्या होती है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब में दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला कि हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ईआर का ऐड यूज करते हैं, या फिर हम क्या लगाते हैं, मोर का यूज करते हैं। क्लियर है? अभी हम सुपरलेटिव पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम यहीं पे है। अब सवाल ये उठता है कि ईआर कहां लगता है, मोर कहां लगता है। ये याद रखना है, ईआर हम वहां लगते हैं जहां वन सिलेबल होता है। क्या होता है? वन सिलेबल। और मोर का यूज कहां करते हैं? जहां दो से ज्यादा सिलेबल हो। मैं यहां पे इसको मिटा के सही से लिख देता हूं, ठीक है भाई? यहां टू और मोर सिलेबल की बात करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे इसको ऐसे समझो, मैंने कहा टॉल। सिलेबल का मतलब ये होता है कि प्रोनाउंसिएशन कितनी बार में कर रहे हैं। एक बार में हो रहा है टॉल तो इसका कंपैरेटिव टॉलर हो जाएगा। मैंने कहा बिग, एक प्रोनाउंसिएशन है तो क्या हो जाएगा, बिगर का यूज करेंगे। ठीक है? कूल, तो कूल का क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हेवी तो हेवियर हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्विक तो क्विकर हो जाएगा। इसके साथ मोर का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड क्विकर देन एक्सपेक्टेड। अब एक बात समझो कि कहां पे मोर लगाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सिलेबल है। जैसे इफ यू प्रोनाउंशिएट इंटेलिजेंट, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, एक से ज्यादा सिलेबल है। तो वैसे कंडीशन में हम अगर बात करते हैं इंटेलिजेंट, इसका मतलब ये प्रोनाउंसिएशन को तोड़ के कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए वी ऐड मोर। अंडरस्टैंड ना? जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो ये सारे के सारे एक से ज्यादा सिलेबल है तो वहां पे कंपैरेटिव के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। गॉट माय पॉइंट? तो जाओ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू यहाँ पे? बी जो है आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा क्लोज टेस्ट है। और क्लोज टेस्ट का मैं देख लेता हूं, सारा दिख रहा है, विजिबिलिटी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई? कॉम्प्रीहेंशन बनाना है तो हमें ये देखना है कि ऑप्शंस में देखो क्या है। तो तुम्हें दिख रहा है वर्ब का यूज, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज, प्रेपोजिशन का, कंजंक्शन का, मॉडल्स का। तो इसी से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना। मेनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरनाइट चिल्ड्रन एज overweight children as cute and cuddly. However, obesity must not be dashed as a healthy sign. कहा जा रहा है कि बहुत बार पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स का क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं अपने तरीके से कि भैया सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहां पे क्या है कि पेरेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए कि ओवरवेट चिल्ड्रन को क्यूट कहें। भाई तू तो बहुत गोलू मोलू सा है, तू तो बहुत क्यूटू सा है, ऐसा नहीं कहना है। ओवरवेट को नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है भाई? तो जब नजरअंदाज नहीं करना है तो हमें देखना है कि यहाँ पे 5 नंबर में हम क्या ऐसा रख दें कि जो चीजें सही हो जाए। तो यहां जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। हाउएवर, ओबेसिटी जो मोटापा होता है, ठीक है, मस्ट नॉट बी डैश। सर अब यहां पे वर्ब के फॉर्म्स दिए गए हैं और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब कभी भी हम बी की बात कर रहे हैं और पैसिव बनाना है तो पैसिव के केस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है,
थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और जब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपको बी के बाद सी का यूज नहीं, सॉ जो है सेकंड फॉर्म है, सीइंग नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना? देखो एक बात समझो, कॉन्सेप्ट को जब तक आप दिमाग में नहीं लगाओगे तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। क्लियर हो गया भाई? चलो आ जाते हैं आगे, 6 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डैश ओबेस चिल्ड्रन ग्रो अप, दे विल बी मोर प्रोन डैश हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर डैश डायबिटीज। कहा जा रहा है कि ग्रो अप, बच्चे ओबेस जो बच्चे होते हैं, मोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये जब का सेंस दे रहा है। तो यहां पे जब एक टाइम की बात कर रहा है, मतलब 6 नंबर में हमें वैसा कुछ वर्ड चाहिए जो किस चीज को दिखाए, टाइम को दिखाए। हु का यूज नहीं करेंगे, वेयर का यूज नहीं करेंगे, व्हाट का यूज नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन है कि व्हेन ओबेस चिल्ड्रन ग्रो अप, जब जो ओबेस चिल्ड्रन होते हैं वो ग्रो अप होते हैं, विल बी मोर प्रोन टू, मतलब एक आदत हो गया ना कि प्रोन के साथ प्रेपोजिशन याद रखना। प्रोन के साथ हमेशा प्रोन के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगा वो टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बाबू? ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब किसी चीज को लेके आप संभावित है कि आप सफर कीजिएगा, लाइकली टू सफर। मैंने क्या बोला? लाइकली टू सफर। जब आप चीजों को, किसी चीज को लेके जब सफर करते हैं, किसी चीज के आदी हो जाते हैं, उस केस में हम प्रोन का यूज करते हैं। तो ये भी ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, ऑन नहीं, इन नहीं, एट नहीं, किसका यूज करेंगे बाबू? टू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हुआ यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स होना एकदम फिक्स है, सफर करेंगे ही करेंगे। दे विल बी मोर प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर डैश डायबिटीज। अब 8 नंबर में क्या क्या है? ऐसे तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है तो एंड का यूज आना चाहिए, लेकिन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, नॉर एक नेगेटिव है, नेवर नेगेटिव, नीदर नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस तो यहां पे कोई कंजंक्शन चाहिए नहीं हमें। तो क्या करेंगे? या तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या फिर डायबिटीज की बात हो रही है। तो यहां पे एक ऑप्शन है, वो कौन सा दोगे? और का यूज करोगे। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा अप्रोप्रिएट यहां पर अगर एंड रहता तो हम एंड को फिल कर देते। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग अ कॉमन डैश इन मेनी कंट्रीज। आज के टाइम में जो ओवरवेट चिल्ड्रन है, बच्चे हैं जिनके वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, मोटापा है उन्हें, ये कॉमन हो गए, हर जगह दिखते हैं, हर कंट्री में दिखते हैं। ठीक है, तो मेनी कंट्रीज में माइट नहीं होगा, वो हल्के नहीं होंगे, वो टाइट नहीं होंगे, साइट की बात की गई है, मतलब वो विजिबल होते, इजिली हमें दिख जाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है सभी लोगों को? चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? शेम। शेम का हमें क्या करना है? ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना। शेम का मतलब तो सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है भाई, लेकिन इस शेम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस फियर है, डिसग्रेस है, तुम्हारे सामने प्राइड है, डिफेमेशन है। क्या करें बताओ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? शेम का मतलब क्या है? सेम का एक सिनोनिम समझे क्या होता है? रिमोर्स। रिमोर्स का यूज कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं गिल्ट। किसका यूज कर सकते हैं? गिल्ट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है क्वाम, ठीक है, एक वर्ड होता है चागिन। ये सारे वर्ड किसके हैं? सेम के लिए यूज होते हैं। एक और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डिसग्रेस। क्या पूछा जा सकता है? डिसग्रेस पूछा जा सकता है। तो ये सारे वर्ड किसके लिए? सेम के लिए यूज होते हैं। अब हमें यहां ध्यान देना है कि क्या यूज करें जो आंसर हो जाए 10 नंबर का। तो आप बता दीजिए 10 का क्या होता है। तो जब आपको शेम नहीं है, गिल्ट नहीं है किसी चीज का, तो यानी कि उस चीज के लिए आपको क्या है? प्राइड है। फियर का मतलब क्या होता है? डर होता है। इस बात को हम लोगों को समझना है। अच्छा, सेम के लिए सिनोनिम्स का काम कौन कर गया? डिसग्रेस कर गया। और डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? किसी की बदनामी करना, यानी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम बात करते हैं फॉल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहां पे डिफेम करने की बात करते हैं। डिफेम वर्ब होता है और TION लग गया, यानी कि ये क्या बन गया? नाउन बन गया। इस चीज को बहुत याद रखिएगा। अच्छा, इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है स्लैंडर। क्या यूज होता है? ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा गया आप लोगों का, ये याद रखिएगा। डिफेम वर्ड के लिए किसका यूज करते हैं? स्लैंडर का यूज करते हैं एग्जामिनेशन में। इस चीज को एकदम माइंड में क्लियर रखिएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहां तक की बातें हो गई, तो आगे बढ़ते। एक और होता है, और डिफेमेशन के लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड आता है, क्या आता है? बैक बाइटिंग आता है शायद, हाँ मेरे ख्याल से, यस बिल्कुल बैक बाइटिंग आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। एक बैक बाइटिंग भी होता है, उसका भी हम यूज करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए आगे बढ़ते। तो सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये चीजें सारी होंगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना सब लोग क्या लिखा हुआ है। एंटोनिम खोजना है, ऑपोजिट खोजना है डॉगमेटिक का, बड़ा प्यारा सा वर्ड है डॉगमेटिक का, आपको खोजना है। हिज ओपोनेंट्स व्यूड हिम एज स्टबबॉर्न, मतलब उसके जो ओपोनेंट है उसको क्या देखते हैं, जिद्दी समझते हैं। और क्या करते हैं, डॉगमेटिक एंड इनफ्लेक्सिबल, मतलब सारे के सारे अपने आप में, इनफ्लेक्सिबल का मतलब बड़ा हटी टाइप का है, स्टबबॉर्न है, मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव मीनिंग लेके आ रहे हैं, सारे के सारे क्या लेके आ रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग लेके आ रहे हैं। तो अब आपको समझना है कि डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है। डॉगमेटिक का मतलब ही होता है स्टबबॉर्न, ये याद रखिएगा। डॉगमेटिक का मतलब ही होता है, क्या होता है, अगर इसके मीनिंग की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि सर डॉगमेटिक का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, स्टबबर्न का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग को ध्यान रखना। अच्छा, इसके जगह पे और क्या यूज कर सकते हो, रिजिड का यूज कर सकते हो। आपके एग्जामिनेशन में रिजिड वर्ड भी होता है, नहीं बहुत रिजिड है। एक और वर्ड होता है ऑब्स्टिनेट, क्या होता है, ऑब्स्टिनेट, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑब्स्टिनेट का भी यूज हम करते हैं किसके लिए, डॉगमेटिक के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया है तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमारे सामने पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब क्या होता है कि जो क्या है, रेडी है, विलिंग है किसी चीज को करने के लिए। क्या है बाबू, किसी चीज को करने के लिए रेडी है, या फिर किसी चीज को करने के लिए क्या है, विलिंग है, इच्छुक है, या फिर क्या है, ओबीडियंस है, ओबीडियंस है, मतलब चीजों को लेके क्या है, आज्ञाकारी है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है। ईगर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने एक वर्ड देखा था, प्रोन देखा था, प्रोन भी यहां पे यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड तुम्हारे लिए हो जाते हैं। क्लियर हो गया, किसके लिए, एमिनिएबल के लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे। आंसर यही है तुम्हारा। बायस्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई बायस्ड का मतलब होता है जो पक्षपात करता है, कहते हैं ना कि तुम बहुत ज्यादा बायस्ड हो, कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पार्शियल होकर बात करते हो, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, पार्शियल का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर हो गया है। एक और वर्ड होता है पार्टीशन, का भी यूज करते हैं, पार्टीशन का भी यूज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। प्रेजुडिस वर्ड का यूज करते हैं, प्रेजुडिस का यूज करते हैं, प्रेजुडिस्ड का यूज करते हैं, जो पहले से पूर्वाग्रहित होता है चीजों को लेके बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक तरफा सोचने वाला, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है। एक और वर्ड होता है इनिमिकल, इनिमिकल का यूज करते हैं। देखो बहुत सारे वर्ड से कितना ही बताया जाए, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी के हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया। डिसऑनेस्ट तो जानते ही हो, केयरलेस का मतलब पता ही है आपको, ठीक है भाई, जो केयर को नहीं करता है, चीजों को केयरली नहीं देखता है, और डिसऑनेस्ट जो ऑनेस्ट नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ, द फैमिली वॉज सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग बाई द ब्रेव फायर फाइटर। आपको क्या खोजना है, यू हैव टू फाइंड, क्या लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब सिनोनिम्स टाइप का वर्ड खोजना है। ये ब्रेव के लिए यहां पे क्या यूज करें, ठीक है, ब्रेव के लिए कौन सा वर्ड यूज करें, कावर्डली, फियरलेस, टिमिड, या फिर क्या लिखे, अनअफ्रेड। सर कावर्डली का मतलब क्या होता है, जो बहुत डरा होता है, डरपोक होता है, उसके लिए हम कावर्डली का यूज करते हैं। फियरलेस इज द राइट आंसर। टिमिड का भी मतलब डरपोक होता है। अनअफ्रेड मतलब जो किसी चीज को लेकर डरता नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठेगा कि सर फियरलेस और अनअफ्रेड में क्या दिक्कत है, आपको इसमें भी तो वही बात है। तो यहां पे याद रखना है कि जो चैलेंजेस फेस करता है, रेडी टू फेस चैलेंजेस, रेडी टू फेस, रेडी टू फेस चैलेंजेस, जो चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फियरलेस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है। और अनअफ्रेड की बात करें तो ये बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट नहीं है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो कॉन्फिडेंट है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जो नर्वस नहीं होता है, जो नॉट नर्वस, नॉट नर्वस, ठीक है, सारा नहीं लिखते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलो लिख लेते हैं आपके लिए, आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं लिख रहे हो, बात समझ में आ रहा है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये पूरा सेंटेंस ये कह रहा है कि यहाँ पे ब्रेव था, ब्रेव के लिए हमें क्या खोजना था, एप्रोप्रिएट, वैसा आदमी जो फियरलेस है। ब्रेव का मतलब जो चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। क्लियर हो गया है। चलो आ जाते हैं आगे, हमारे सामने 13 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि ऑपोजिट करना है आपका, किसका ऑपोजिट खोजना है, देख लेते हैं क्या है। अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें बोल्ड वर्ड कौन है यही तो नहीं पता है। 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन में बोल्ड, अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर, फियरलेस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन।
ये बोल्ड किया नहीं, ये टाइपिंग के चक्कर में क्या हुआ, गड़बड़ हो गया ये क्वेश्चन। 1 मिनट में देख लेता हूँ ये जो क्वेश्चन जहाँ है उसमें से मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन कहाँ होगा? क्वेश्चन तो है नहीं पास में, प्रीवियस ईयर का। पर्सन कैन बी कैन बी फ्रेंडली, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग रहने देते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है भाई, कि यहाँ पे क्या है। एक्चुअली क्या है कि सारा का सारा सेंटेंस बोल्ड है और टाइपिंग में मैंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है भाई। तो बाकी तो तुम वर्ड जानते ही हो, फियरलेस, टिमिड, फ्रेंडली, क्लेवर, सारा कुछ पता ही है, देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। मैं अगले सेट में क्या करूंगा, इसको मर्ज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहा है, ठीक है भाई साहब। ध्रुव्स एंगर्स ब्लेज्ड ऑफ अनकंट्रोलेबली, मतलब चीजें, उसका जो एंगर था वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया। ब्लेजअप मतलब देखो, ब्लेजअप का यूज कब करते हैं, ब्लेजअप की बात करते हैं जब अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब होता है, क्या होता है, ब्लेज अप का यूज करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बिकम सडनली, सडनली बिकम एक्सट्रीम एंगर, बहुत तेज जब चीजों को लेके हम गुस्सा हो जाते हैं, अचानक से बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं, तो वहां पे ब्लेज अप का यूज करते हैं। तो ब्लेज अप, ब्लेज ऑनवर्ड नहीं, इनटू नहीं, आफ्टर नहीं, किसका यूज करेंगे, डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। ईडियम दिया गया ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक का मतलब क्या होता है, इसे समझना है। ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूज समबडी। जब आप किसी को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे, या फिर आप उसे क्या कर देते हैं, मिसलीड कर देते हैं। उसे क्या कर देते हैं, मिसलीड कर देते हैं, जिस वजह से वो आदमी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्लियर हो गया? पजल हो जाता है, मतलब आप उसे क्या कर दे रहे हैं, पजल कर दे रहे हैं। तो जब ये सारा बात समझ में आ गया तो देखो, टीज मतलब किसी को नॉर्मल चिढ़ाना नहीं, लगातार। रिलेंटलेसली का मतलब कंटिन्यूअसली की बात होती है, कुछ छुपाना नहीं, कुछ बर्न नहीं करना है। तो बस टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, मतलब झूठ बोलो और किसी को क्या कर दो, परेशान कर दो, व्याकुल कर दो, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सामने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ, इट इज नॉट एग्जैजरेशन टू से दैट हुसैन सागर लेक इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ हैदराबाद एंड हैदराबाद हिस्ट्री। आपको क्या करना है, ऑपोजिट, इंटीग्रल का ऑपोजिट बताना है। जल्दी से बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए आ जाइए। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हमारे सामने लिखा है एन इंटीग्रल एलिमेंट। अब बताइए कि जब कोई लेक की बात की जाएगी, सागर लेक की, हुसैन सागर लेक, तो वो अपने आप में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं इस इंटीग्रल की, जब हम बात करते हैं इस इंटीग्रल की बात करते हैं, तो इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, मतलब कि इनहेरेंट का यूज करते हैं, इनहेरेंट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है भाई साहब। इसेंशियल का यूज करते हैं। अगर हम कहें तो कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है। तो तुम्हें सिनोनिम्स तो समझ में आ रहा है, इसेंशियल यहाँ पे क्या है, सिनोनिम्स है। और क्या यूज कर सकते हैं, इंट्रिंसिक का यूज करते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, इंट्रिंसिक भी इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, सिनोनिम्स की तरह हो जाएगा। इंडिजिनस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बाबू, इंडी एक सेकंड रुक जाओ, इंडिजिनस का यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए।
तो मैंने क्या बोला, इनहेरेंट की बात बोली, मैंने क्या बोला, इसेंशियल का बात बोला, इंट्रिंसिक की बात बोला, इंडिजिनस की बात बोला। ये सारे वर्ड को आप ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में। तो इसेंशियल तो आंसर होगा नहीं यहाँ पे। तो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती वो क्या हो जाता है, लाइफ में एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ एक्स्ट्रा यूज करेंगे। इनहेरेंट इसका सिनोनिम्स हो गया, टोटल होगा नहीं। बात समझ में आ गया। चलिए आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तुम्हारा क्या दे रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल मोस्ट सुटेबली सब्स्टिट्यूट। मतलब ये अंडरलाइन पार्ट को कौन ऐसा है जो सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, यानी कि एरर का पार्ट है। ही वॉज नॉट हैप्पी अंटिल ही गेव अप हिज जॉब एंड लीव एज अ फकीर इन द फॉरेस्ट। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो यू हैव टू फोकस कि जब हम बात करते हैं अंटिल, दो बातें मैंने पहले भी बता रखी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि पहला मैंने क्या बोला कि अंटिल अपने आप में कैसा वर्ड होता है बाबा, तो नेगेटिव वर्ड होता है। कैसा होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। और साथ में कैसा होता है, कंडीशनल वर्ड होता है। क्लियर हो गया, इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे कंडीशन में देखो बात क्या हो रही है, पास्ट की। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। उसने क्या किया, त्याग दिया, अपने जॉब को छोड़ दिया और रहने लगा। तो सारी बातें जब पास्ट की हो रही है, तो पास्ट की हो रही तो क्या हो रहा है, यहां भी पास्ट है, पूरा सेंटेंस ही पास्ट है। यहां भी आपको दिख रहा है कि क्या है, यहां भी पास्ट है। तो पास्ट 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 है, तो यहां लीव को भी हम क्या करेंगे, पास्ट में कर देंगे, तो हो जाएगा लिव्ड का यूज करेंगे। सो यू हैव टू फाइंड द आंसर। पहले तो ये देखो कि ही है तो गिव, गेव यहां पे यूज किया गया है। शायद हो सकता है ये आंसर तुम्हारा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिव तो है ही, एंड लीव्स प्रेजेंट है, गड़बड़ हो गया। ही गेव है इस जॉब एंड लीव्ड, ये आंसर तुम्हारा सही है, बी इज द राइट आंसर। अब सवाल उठता है कि अनलेस ही गेव अप हिज जॉब एंड लीव्स, यहां लीव्स का यूज नहीं करेंगे। ही के साथ गिव प्रेजेंट की बात करें वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। क्लियर हो गया 17 नंबर। आ जाते 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या कह रहा है भाई, देखो अब डबल क्वेश्चंस, डबल फिलर्स की बात आती है, ठीक है ना। तो हमें देखना है ही डैश इमिटेट। अच्छा, इमिटेट का मीनिंग क्या होता है, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। जैसे मैं शाहरुख खान का कॉपी करने लगूं, अमिताभ बच्चन का कॉपी करूं, वो इमिटेट हो जाता है। तो इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी, टू कॉपी समथिंग और समबडी। किसी चीज को कॉपी करने के लिए हम इमिटेट का यूज करते हैं। ही इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डैश। अच्छा, प्लेफुल का मतलब बचकाना हरकत होता है। तो वो क्या करता है कि आप इमिटेट करता है। अल्टरनेटिव्स दिया गया है, इसमें से आपको चूज करना है। सर कोई काम को करने के लिए यहां पहला दे दिया तो फीमेल डियर, तो यहां पे फीमेल डियर की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए क्या यूज करें। डोज तो दवा देने की बात होती है कि फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कितना डोज होना चाहिए। यहां पे देखो डज, ये तुम्हारा वर्ब का फॉर्मेट है। क्लियर है भाई। तो ही डज इमिटेट, बी हो सकता है और साथ में बी के साथ ए हो जाएगा। तो बी और ए कहां है, तो डी में है। तो बस समझ में आ गया कि 18 नंबर का डी है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। समझ में आ रहा है मेरे भाई। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, राइडिंग अ हॉर्स वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। ये पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान काम होता है। अरे पीस ऑफ केक है ना, एक केक एक पीस खाना है, कितना आराम का बात है। क्लियर हो गया, उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगाना है। तो मेहनत नहीं लगाना है तो भैया वेरी इजी टास्क की बात कर ले, डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। चलो आगे आ जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिज डैश स्टेचर वॉज नॉट अ मेजर ऑफ हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी बेस्ट रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड। इसके लिए जो बहुत बेस्ट वर्ड होगा उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रॉनी का मतलब क्या होता है कि जो बहुत पतला होता है, मतलब कि बहुत थिन होता है। ठीक है भाई साहब, जो बहुत स्किनी होता है, स्किनी का मतलब क्या होता है, जो बहुत पतला दुबला होता है। क्लियर हो गया। तो जो थिन होता है, स्किनी होता है, या फिर एक बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है स्लेंडर। स्लेंडर का भी मतलब होता है दुबला पतला। तो मुझे क्या करना है, उसी से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे खोज लेना है। तो बता दो 20 में कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे मस्कुलर का मतलब जानते ही हो, कीन का मतलब किसी चीज को जानना, खोजना के लिए परे रहना, मतलब उस चीज के लिए जानकारी के लिए हम किसका यूज करते हैं, कीन का यूज करते हैं। कीन यहाँ पे होगा नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो कीन का मतलब किसी चीज के लिए इच्छुक होना, सीख से बना है क्या, सीकली बना है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। स्टेचर का मतलब जनरली क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब यहाँ पे हाइट की बात की जाती है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, देखते हैं। वंदे मातरम अ poignant poem is obviously and indisputably the premier national song of India। इनकरेक्टली खोजना है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, स्पेलिंग सही है मतलब ये आंसर नहीं है। पॉइनेंट, पॉइनेंट जो है ये भी तुम्हारा सही है। पॉइनेंट का मतलब, पॉइनियंट का मतलब मैंने पहले ही बताया था। पॉइनेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीजें बहुत क्या है,
स्पाइसी है, क्या है भाई साहब, स्पाइसी है, उसके लिए हम पॉइनेंट का यूज करेंगे, बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद हम पंजेंट का यूज करेंगे, पंजेंट का यूज करेंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको। एक्साइटिंग का यूज करेंगे, एक्साइटिंग का यूज करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो एक्साइटिंग वर्ड भी याद रखना। तो पॉइनेंट के लिए ये सारा, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे डिलीशियस होता है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इलोक्वेंट होता है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो इनडिस्प्यूटेबल, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई के जगह पे क्या यूज होगा, ए का यूज कर दीजिए। जिसे डिस्प्यूट नहीं करना है उसे इनडिस्प्यूटेबल। और प्रीमियर तो जानते ही है, किसी भी मूवी का, फिल्म का, वीडियो का क्या होता है, स्टार्टिंग में प्रीमियर चलता है, तो प्रीमियर का भी स्पेलिंग सही है। सो आंसर तुम्हारा कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर। 21 के लिए कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर। 22 नंबर में आ जाइए, 22nd में रिस्पेक्ट का सिनोनिम्स, तो बहुत सिंपल है भैया, रिस्पेक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो रिस्पेक्ट का इनवैलिडेट, मतलब जो वैलिडेट नहीं है, जो रिस्पेक्ट नहीं है, अटेंड करना नहीं है, तो ऑनर जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लो, क्या है, सोनू ईट्स लाइक और रैबिट, सोनू खाता है रैबिट के जैसा, तो क्या होगा बता दो जल्दी से। 23 नंबर में क्या होगा, कैरेट खाएगा, और कैरेट के लिए एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ये आपका सही हो गया, ठीक है भाई। और ये जो कैरेट है, इस कैरेट की बात करें, CARET, कैरेट का मतलब होता है ये वाला सिंबल, देखियो जब कुछ छूट जाता है तो लिखने के लिए वो होता है। ये कैरेट और ये कैरेट जो है बेसिकली, ये दोनों जो कैरेट होता है ना बेसिकली, इसको हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये कैरेट किस लिए होता है, तो ये मेजरमेंट के लिए। जैसे अगर हम बात करें, मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट मतलब जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इन सब के मेजरमेंट के लिए अपन बात करते हैं किसका, इन कैरेट का। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड है। अब इनकरेक्टली है तो हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्टली है, बता दीजिए जल्दी से कौन सा इनकरेक्टली है भाई साहब। 24 का मुझे तो लग रहा है कि डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट में डबल एस नहीं होता है भाई, सिंगल एस होता है, DISAPPOINT, डिसअपॉइंट। अच्छा, ये आंसर तुम्हारा हो गया, बाकी आंसर नहीं है। फॉरसी का मतलब जो होता है भविष्यवाणी, मतलब फॉरकास्ट करना, अनुमान लगा लेना किसी भी चीज को, जब हम बात करते हैं क्या करना, अनुमान लगाने की बात होती है। क्लियर हो गया भाई। सीज मतलब किसी चीज को क्या कर लेना भाई साहब, जब्त करना, जब्त करने की बात हो जाती। रिब्यूक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा पूछा जाता है किसी को क्या करना है, डांटना है, तो क्या लिखेंगे, कंडेमनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन। एक मिनट, कंडेमनेशन, ठीक है भाई साहब। रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। रिप्रूफ, रिप्रूफ का यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। रिप्रोच, ये सारे वर्ड जो है आपके एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है। कैस्टिगेशन, कैस्टिगेट से बना है, कैस्टिगेशन। क्लियर हो गया, एक्सेट्रा। सो दीज आर द वर्ड्स जिसका हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, इस चीज का हम लोगों को ख्याल रखना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए बहुत अच्छी चीज है, 24 नंबर हो गया। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं, हमारे सामने लिखा है द कंपनी डू नॉट ब्रोक द लॉ एट एनी टाइम। हमारे सामने इसका आंसर करना है कि क्या होगा, 25 का आंसर करके बताइए। सर तो कंपनी है सिंगुलर, तो डू का यूज करेंगे नहीं, यहाँ डू नॉट ब्रेक्स, ये ब्रेक्स गलत हो गया, डिड नॉट के साथ ब्रोकन नहीं, डिड नॉट ब्रेकिंग नहीं, तो डी इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस सेट में हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। खुश रहिए, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने आज कौन सा कर लिया, SSC CHSL 2024 का जो है हमारा थर्ड शिफ्ट जो है कि कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम फोर्थ जो है शिफ्ट की बात करेंगे। क्लियर है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।